तो हेलो। तो आप लोग का स्वागत है किसमें? तो बोर्ड पॉइंट में। किसमें बाबू? तो बोर्ड पॉइंट में। तो देखिए, एक क्लास पहले हो चुका है किसमें? तो यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा था टॉम लोग का चैप्टर, और एक क्लास पहले हो चुका है। जो नहीं देखे वो जाकर क्या कीजिए, तो उस क्लास को देख लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को पीछे वाला क्लास कैसा लगा और ये क्लास कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, पिछले वाला क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके थे लोग कि फ्रांस में एक क्रांति हुई। क्या हुआ था? तो फ्रांस में एक क्रांति हुआ था, और उस क्रांति में क्या किया गया था? तो बाबू, उस क्रांति में जो वहां के शासक थे लुई सोरावा, वो क्या थे? तो निरंकुशवादी थे। अब देखो, उस क्रांति में क्या हुआ कि वहां के जितने भी लोग थे उन लोगों को बहुत आक्रोश जाग गया था, क्योंकि वो लोग बहुत गजन सह रहे थे। तो क्या हुआ, उन लोग में आक्रोश हो गया। तो उस आक्रोश को उन लोगों ने क्या किया कि सारे, यानी नेपोलियन बोनापार्ट, मतलब नेपोलियन, सॉरी, लुई सोरावा, क्या तो सारे लुई सोरावा और उसके सारे मेंबर, यानी उसके सारे फैमिली मेंबर को उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने सारे उनको तो क्या किया, लुई सोरावा को मार दिया, और उन्होंने उनके सारे फैमिली उंगली सबको क्या किया? तो खत्म कर दिया। यानी उसके सारे वंशज को क्या किया? तो खत्म कर दिया। यानी लुई सोरावा के सारे वंशज को खत्म कर दिया। कौन? तो जब हुआ था फ्रांस की क्रांति, कब हुआ था? 1789 में हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था? तो सारे लुई सोरावा के सहित उसके सारे फैमिली को क्या किया गया था? तो मारा गया था, मार दिया गया। तो देखिए, तो अब क्या होता है, उस फैमिली को मार दिया गया ना। तो देखिए, उस समय उस फैमिली को मार दिया गया, तो अब तक कोई तो वहां का राजा बनेगा। मतलब अगर इस किसी राज्य का अगर राजा नहीं है तो कोई तो राजा बनेगा ना। तो उस समय क्या था? तो एक राजा बना। कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट। कौन बना था बाबू? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट पड़े थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बात करते हैं। पहले उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दो टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये समांतवाद है, समांतवाद क्या होता है और साम्राज्यवाद क्या होता है। ये आपके टॉपिक में एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितने नंबर? तो 2 नंबर में, कि समाजवाद और सामंतवाद में क्या कीजिए? तो अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब उसका डिफिनेशन लिखना होता है उसके अंतर में। तो देखिए, समाज मतलब ये लिखे हम लोग समांतवाद, ये क्या होता है? इसमें राजा क्या करता है? इसमें मतलब समांतवाद, अगर मान लीजिए किसी राज्य में अगर समांतवाद समांतवाद है, तो उस राज्य में क्या किया जाता है कि उस राज्य में गरीबों का क्या किया जाता है? तो गरीबों का अधिकार छीन करके किसको दे दिया जाता है? तो मतलब वहां के क्या, तो जमींदार को दे दिया जाता है। तो ये भी खराब व्यवस्था है। समांतवाद क्या होता है कि शासन करने की वैसी व्यवस्था, क्या? तो समांतवाद क्या होता है? तो शासन करने की वैसी व्यवस्था जिसमें गरीबों का अधिकार छीनकर किसको दे दिया जाता है? तो जमींदारों को दे दिया जाता है। बोलिए, क्या क्लियर हुआ? क्या आप लोगों को क्लियर होगा? अगर आपसे कोई भी पूछे कि समांतवाद क्या होता है, तो बोलिएगा कि शासन करने की वैसी व्यवस्था। मेरे साथ बोलिए एक बार, और मेरे साथ बोलिए, चलिए बोलिए बोलिए, बोलिए, शासन करने की ऐसी व्यवस्था, शासन करने की वैसी व्यवस्था जिसमें जिसमें गरीबों से अधिकार छीनकर क्या किया जाता है? तो गरीबों से अधिकार को छीन लिया जाता है, और किसको दे दिया जाता है? तो सामंतों को, मतलब जमींदारों को दे दिया जाता है। तो देखिए, हमने लिखा है समांतवाद में, क्या लिखा है कि शासन करने की वह व्यवस्था, यानी शासन करने की वह व्यवस्था जिसमें किसानों से, गरीबों या किसानों से क्या किया जाता है? तो अधिकार को छीन किसको दिया जाता है? तो किसानों का अधिकार जमींदारों को दिया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे समांतवाद कहते हैं। यानी अगर कोई देश में या कोई राष्ट्र में, राज्य में क्या है, तो समांतवाद, मतलब समांतवाद को माना जाता है, तो उसमें यही किया जाएगा क्या कि किसानों से अधिकार को छीन लिया जाएगा। यानी किसान का सारा और सब देख रहे कौन करेगा? तो अब करेगा कौन? तो जमींदार। यानी उसका कितना ना जो उसका कुछ टैक्स, उसका काम, जमींदार का काम क्या रहेगा? तो उस टैक्स को ले जाकर राजा को देना, उस टैक्स को ले जाकर राजा को देना। तो वही होता है क्या? तो समांतवाद होता है शासन करने की वह व्यवस्था जिसमें किसानों से अधिकार जमींदारों को दिया जाता है, उसे समांतवाद कहते हैं। अब टॉपिक है क्या कि साम्राज्यवाद क्या होता है। कौन सा टॉपिक है? तो बाबू अब टॉपिक है साम्राज्यवाद क्या होता है। साम्राज्यवाद हम लोग किसे बोलते हैं? तो इसमें याद रखिएगा कि अगर कोई देश क्या है, तो शक्तिशाली है। क्या? अगर कोई देश शक्तिशाली है और वो दूसरे देश को, मतलब उससे जो कमजोर देश है उसे क्या कर ले, तो अपने अंडर में ले ले, उसी को क्या बोलते हैं लोग? तो साम्राज्यवाद। तो हमने यहाँ पे साम्राज्यवाद के बारे में क्या लिखा है कि जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर क्या करे, तो जबरदस्ती अपना क्या करे, तो अपना अधिकार जमा ले, उसे क्या बोलते हैं लोग? साम्राज्यवाद। यानी अगर आपसे कोई साम्राज्यवाद पूछे कि साम्राज्यवाद क्या होता है, तो बोलिएगा, क्या बोलिएगा? तो बाबू बोलिएगा कि जब कोई बड़ा या शक्तिशाली देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार को क्या कर ले, तो अपना अधिकार जमा लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोग? तो उसी को हम लोग साम्राज्यवाद कहते हैं लोग। फटाफट कमेंट कीजिए, इतना क्लियर, अगर क्लियर तो फटाफट कमेंट कीजिए। अब चलिए बात उस टॉपिक पे आते हैं। क्या?
तो जब क्या हुआ तो लुई सोरामा की मृत्यु हो गई। क्या हो गई बाबू? तो लुई सोरामा की मृत्यु हो गई। तो अब तो कोई तो राजा बनेगा। तो उस समय राजा कौन बना? तो उस समय राजा बने थे कौन? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट लिखे हैं, ये उस समय क्या बने थे? तो उस समय वहां के राजा बने। ठीक है, क्या बने? तो उस समय वहां के राजा बने कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, ये कैसे उसका शासक बने, ये तो उस वंशज के नहीं है। तब ये कैसे ये नेपोलियन बोनापार्ट क्या हुआ? तो मतलब लुई सोरामा के बाद ये क्या बने? तो शासक बने। तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था क्या? तो जो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1769, यानी आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में क्या कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? तो बोलिएगा कब? कि 15 अगस्त 1769 में। क्या बोलिएगा? 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट किस रूप में? देखिए नेपोलियन बोनापार्ट एक सेनापति, यानी जब फ्रांस जो लुई सोरामा के सेना में क्या हुए थे तो वो सेनापति के रूप में क्या हुए? तो एंट्री लेते हैं। क्या किए? तो एंट्री लेते हैं। यानी और ये कैसे किस वर्ग? देखिए आप लोग याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट कैसे थे? तो जो कूलिंग वर्ग था वो था बताया ना कि क्या हो रहा था? तो कूलिंग वर्ग पर अत्याचार नहीं हो रहा था। तो उसी वर्ग के कौन थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट थे। यानी समांतर क्या थे? तो कूलिंग वर्ग के ये भी क्या थे? तो कूलिंग वर्ग के ये मतलब लोग थे। यानी नेपोलियन बोनापार्ट क्या थे? तो कूलिंग वर्ग के थे। तो देखिए नेपोलियन का जन्म, अब आप लोग सोचेंगे कि कूलिंग वर्ग के हैं तो ये भी कैसे होंगे? तो ये भी निरंकुशवादी ही होंगे। ये भी क्या होंगे? अगर ये जमींदार है तो ये भी क्या होंगे? तो निरंकुशवादी राजा थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्या? तो बाबू ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था ना, ये बहुत अच्छा शासक था। क्या? तो बहुत अच्छा, यानी ये क्या कर रहा था? तो किसानों के हित में, गरीबों के हित में कार्य करता था। ये लुई सोरामा के जैसा निरंकुशवादी नहीं था। ये एकदम अच्छा व्यक्ति का किस्म का क्या था? तो ये मतलब राजा था, यानी शासक था। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इस कहानी सुनिए। सन सन कब? तो 1785 में। क्या? तो सन 1785 में क्या हुआ था? तो फ्रांस की सेनापति के रूप में क्या हुए? सेनापति के रूप में ये शामिल हुआ। कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट। कब कब? तो 1785 में। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव कहीं से भी लिया जा सकता है। एसएसटी के सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव कहीं से भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है? सन 1785 में फ्रांस की सेनापति के रूप में क्या हुए? तो शामिल हुआ। कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखिए अब क्या हुआ? और वह क्या हुए? तो 1789 में। कब? तो फ्रांस की क्रांति ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1789 ईस्वी में ये फ्रांस की राजनीतिक में आया था। और क्या? तो 18 मई 1804 को वह फ्रांस का क्या बन गया? तो सम्राट बना। यानी कब बना? आपसे कोई भी पूछेगा कब? देखिए 1789 में। 1789 में क्या हुआ था? तो उसके यानी लुई सोरामा खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1789 से लेकर कितना तक? तो 1804 तक। इतना बीच में कोई भी राजा वहां पे नहीं बना था। क्यों कोई भी राजा नहीं बना था? क्योंकि उतना के बीच में क्या हुआ था कि वहां के जो लोग थे ना, वहां के लोग वो क्या किए थे? तो अपना एक अलग नियम लाए और उस नियम से उतना के मतलब 1789 से लेकर 1804 तक के बीच में क्या हुआ था? तो उस समय वहां के लोग थे वो अपना क्या किए? तो अलग एक कानून बनाए और उस कानून के मदद से क्या कर रहे थे? तो वो वहां पे रह रहे थे। क्या कर रहे थे? तो उस कानून के मदद से वो वहां पे रह रहे थे। कितना से कितना के? तो 1789 से लेकर 1800 से 400 के बीच। उसके बाद क्या हुआ था? 18 मई 1804 को। कब? 18 मई 1804 को क्या बना? तो वो वहां के सम्राट बन गया। कौन बना? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट। कब बना? आपके ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बोलिएगा 18 मई 1804 को वो फ्रांस का क्या बन गया? तो सम्राट बना। तथा अपना क्या हुआ? तो वह अपना एक अलग कानून बनाया। क्या किया? तो कोई भी राजा जब न्यू बनता है तो क्या करता है? कोई भी राजा अगर नया बनेगा तो वह अपना क्या करेगा? तो एक अलग ही कानून को लाएगा। तो ये भी क्या किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट भी तो वैसे ही करेगा। तो ये भी बाबू क्या किया? नेपोलियन भैया भी क्या किए? तो ये भी अपना एक अलग कानून बनाए और उस कानून को हम लोग क्या बोलते हैं लोग? तो उस कानून को बोलते हैं लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं लोग। क्या? तो उस कानून को हम लोग किस नाम से जानते हैं लोग? तो उस कानून को हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या? अब बात कर लेते हैं कि ये नेपोलियन संहिता मतलब इस कानून में क्या क्या बातें हुई है, क्या क्या कानून में लिखा गया है, तो उस कानून को हम लोग जान लेते हैं लोग। ठीक है, तो देखिए अब नेपोलियन के द्वारा किया गया था। तो अब नेपोलियन के द्वारा
किया गया बदलाव को देख लेते हैं कि नेपोलियन उससे मतलब फ्रांस में क्या क्या बदलाव किया क्या। तो अब देख लेते हैं कि नेपोलियन फ्रांस में क्या क्या बदलाव किया। तो देखिए बाबू, नेपोलियन क्या किया, तो नेपोलियन ने पहले ये काम किया क्या कि पहले नेपोलियन ने क्या किया, वहां पे देखा नेपोलियन ने फ्रांस में देखा क्या कि समानती व्यवस्था को क्या किया गया, तो समानती व्यवस्था को माना जाता है। उसने नेपोलियन ने क्या किया कि फ्रांस में देखा कि अरे यहाँ पे तो समानती व्यवस्था को माना जाता है, यहाँ तो सबसे ज्यादा क्या होता है, तो हक तो जमींदार को दिया जाता है, ये नहीं चलेगा, ये मेरे राज्य में नहीं चलेगा, तो समानती व्यवस्था को जल्दी जल्दी हटाओ। तो यही इसने पहला काम क्या किया, तो पहला काम इसने किया कि समानती व्यवस्था को क्या किया, तो समाप्त कर दिया। यानी यहाँ पे जो भी अगर समानती व्यवस्था था तो सब समानती व्यवस्था को इसने क्या किया था, तो नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। और दूसरा काम उसने क्या किया कि शिक्षा में क्या किया, तो सुधार किया। यानी शिक्षा में नेपोलियन बोल रहा था कि अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, तो नेपोलियन ने क्या किया, तो शिक्षा में क्या किया, तो सुधार किया। क्या किया, तो शिक्षा में सुधार किया। और तीसरा काम क्या किया कि सभी को एक समान, बोला कि मेरे राज्य में रहना है तो सब कोई एक समान है। क्या, सब कोई एक समान है, कोई नहीं बड़ा है कोई नहीं छोटा है। क्या, तो सब कोई एक समान, सभी के लिए क्या होगा, तो कानून समान होंगे। यानी सबको क्या बोला कि या तो वो थी वो अगर वो किसान है या अगर वो क्या है, तो जमींदार है, उस सब क्या होंगे, तो एक समान होंगे। जमींदार को ज्यादा हक नहीं दिया जाएगा, वो भी क्या होंगे, तो एक समान ही होंगे। तो इसने क्या किया, तो इन्होंने सभी को एक समान अधिकार दिया। क्या किया, तो सभी को एक समान अधिकार किया। और जो चौथा काम किया, यातायात के साधनों को क्या किया, तो सुगम और सस्ता कर दिया। क्या किया, तो यातायात के साधनों को सुगम और सस्ता कर दिया। अब देखो, नेपोलियन तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, नेपोलियन बहुत अच्छा काम कर रहा था। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो बहुत लोग क्या होते हैं, तो जलते हैं। क्या होते हैं, तो बहुत लोग जलते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, तो ये अच्छे काम कर रहा था, ये तो फ्रांस में अपना अच्छा काम कर रहा था, सब कोई अच्छा अच्छा काम कर रहा था। तो क्या हुआ, तो और देशों को देखा नहीं गया। क्या नहीं किया गया, तो और देशों को देखा नहीं गया। वो लोग बोला लोग क्या ये अच्छा काम कर रहा है, इससे हम लोग का गरिमा घट रहा है। क्योंकि कोई शासक उस समय अच्छा काम नहीं कर रहा था, सब कोई क्या कर रहे थे, तो निरंकुशवादी थे। एक यही था नेपोलियन बोनापार्ट, जो कैसा था, तो ये उस समय क्या था, तो यह एक अच्छा शासक था। तो ये बहुत से देशों को देखा नहीं गया, इसीलिए क्या हुआ, तो एक युद्ध हुआ। क्या हुआ, वाटरलू का युद्ध हुआ। मतलब बहुत ऐसे देश थे, जैसे जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया थे, और क्या था, तो रूस था। इन्होंने बोला कि तुम ये जो काम कर रही हो नहीं करो, क्या ऐसा इतना अच्छा अच्छा काम नहीं करो, ये काम वरना बंद करो या तो हमसे युद्ध करो। तो ये बोला कि हम जब तक हैं तो अच्छा काम ही करेंगे, या तो हम युद्ध कर सकते हैं। तो उसी समय क्या हुआ था, तो एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है वाटरलू का युद्ध। क्या नाम था उसका, तो वाटरलू का युद्ध। आइए देखते हैं कि वाटरलू का युद्ध क्या होता है। वाटरलू का युद्ध क्या होता है, अरे आप ही मान लीजिए एक हम है और इधर 5-6 गो, मान लीजिए एक देश है और इधर 5-6 देश जब एक में मिल जा रहा है अकेले, तो एक अकेले थोड़ी जीतेगा। ऐसा ही मान लीजिए एक आदमी और 5 आदमी लड़ रहा है, तो थोड़े जीत जाएगा, फिल्म थोड़ा है कि वो जीत जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हारना ही है। लेकिन ये डरा नहीं, ये बोला ठीक है हम युद्ध करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ युद्ध हुआ उस समय, कौन सा युद्ध, तो वाटरलू का युद्ध हुआ। अब देखिए वाटरलू का युद्ध में क्या हुआ, तो बाबू वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो 18 जून 1815 को। यानी ये 1804 में क्या हुआ था, तो शासक ही बना था और 10 साल ये अच्छा काम किया। उसके बाद लोगों को देखा नहीं गया, इसलिए क्या हुआ, तो 1815 में क्या हुआ था, तो एक युद्ध हुआ जिसका नाम क्या था, तो वाटरलू का युद्ध। कब हुआ था, तो 18 जून 1815 ईस्वी में, 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। कब, तो 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध, तो वाटरलू का युद्ध। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि नेपोलियन, क्या लिखे हैं, हमने लिखा है यहाँ पे कि नेपोलियन का ये कैसा युद्ध था, तो नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। हम क्यों अंतिम युद्ध बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद नेपोलियन शासक ही नहीं था, क्योंकि ये हारने वाला है इस युद्ध में। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्या, कि नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। कौन सा युद्ध था, तो अंतिम युद्ध था। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में क्या, कि नेपोलियन का अंतिम युद्ध का क्या नाम था, तो बोलिएगा कौन, वाटरलू का युद्ध। क्या, कैसा युद्ध, तो वाटरलू का युद्ध। क्या बोले, देखिए, तो वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये जो नेपोलियन है, तो ये नेपोलियन का कैसा युद्ध था, तो ये नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में क्या, तो बाबू इस युद्ध में एक तरफ क्या था, तो फ्रांस था, एक तरफ फ्रांस था। यानी इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस, तो दूसरी तरफ कौन से थे, तो दूसरी तरफ रूस, ब्रिटेन, प्रसा, अभी इसको क्या बोला जाता है, तो अभी प्रसा को बोलते हैं लोग जर्मनी। तो कैसा था, तो दूसरी तरफ रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना थी। अब आप बताइए, इधर एक है क्या बेचारा, इधर एक है फ्रांस, और इधर कितने, और दूसरी तरफ कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5
है ना। मतलब एक तरफ एक देश है तो दूसरी तरफ कितने, तो 5 देश मिलकर लड़ रहे हैं। तो मिलने वाली बात है कि क्या, तो ये नेपोलियन हारेगा ही, क्योंकि 5 आदमी 5 देशों से एक देश थोड़ी लड़ पाएगा, और इसके साथ कोई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या, तो एक तरफ कौन था, तो एक तरफ रूस था, एक तरफ क्या था, तो फ्रांस था, तो दूसरी तरफ कौन था, तो रूस, ब्रिटेन, प्रसा और ऑस्ट्रिया की सेना थी। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इस युद्ध में क्या हुआ, तो नेपोलियन की हार हुई। क्या हुआ, तो इस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। अब देखिए युद्ध का एक नियम है, अगर हम क्या करते हैं तो आत्मसमर्पण कर देते हैं, यानी अब अगर हम हैंड्स अप कर देते हैं कि अब हम नहीं लड़ेंगे, तो उस समय उसको मारना नहीं है। क्या होता है, तो भले वो अगर आत्मसमर्पण कर देता है तो उसको मारना नहीं है, भले आप उसको कैदी के रूप में रख सकते हैं, लेकिन उसको आप वहां पे मार नहीं सकते हैं। तो ऐसे नेपोलियन किया, क्या किया, तो नेपोलियन ने अपने अपने आप को क्या कर दिया, तो आत्मसमर्पण क्या किया, तो आत्मसमर्पण कर दिया। उसे क्या किया गया, तो उसे एक कैदी के रूप में, किसके रूप में, तो उसे एक कैदी के रूप में कहां भेज दिया गया, तो सेंट हेलेना नामक टापू पर। आपसे यहाँ पे भी अब देखिए पूछा जा सकता है कि नेपोलियन के आत्मसमर्पण करने के बाद उसे कहां भेजा गया, तो याद रखिएगा सेंट हेलेना नामक टापू पर, सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया जहां जहां वह नेपोलियन कितने वर्ष की आयु में, तो 52 वर्ष की आयु में, यानी 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। कब, तो 1821 यानी 52 वर्ष की उम्र में नेपोलियन की सेंट हेलेना नामक पर टापू पर क्या होती है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बोलिए कमेंट करके, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं लेंगे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास आप लोग का ये कैसा लगा। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसके बाद पढ़ना है कि नेपोलियन का कैसे कैसे उसका जैसा नियम था उस सबको कैसे खत्म किया गया, उसके बाद कौन से वहां पे शासक बनेंगे, कौन नहीं बनेंगे, तो इसके अगला क्लास में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।